हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 2 है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो भी मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ सारे कंसेप्ट को एकदम बारीकी से समझिएगा। इन कंसेप्ट से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को भी सीखते चलते हैं। तो यहाँ पर आपका अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डैश एंड डैश इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनकंसिस्टेंट कब होता है अगर लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा। जब इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा तो इसका जो हो जाएगा नो सॉल्यूशन आएगा, इसी को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कौन से कंडीशन में ये चीज़ फुलफिल होता है? तो यहाँ पर आपका जो कंडीशन नंबर बी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। इसका मतलब ये लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन और इसी को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब बोलेंगे a1/a2 क्या है? तो x का कोएफिशिएंट को a1 बोलते हैं, फिर y का कोएफिशिएंट को b1 बोलते हैं, उसी तरह से c1 कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से सेकेंड जो आपका होगा वो a2, b2 और c2 होता है। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर पैरेलल होगा तो उसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इसी में नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि अगर मान के चलिए ये वाला कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या होगा? वन सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन और यहाँ पर आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ बात समझ में आए। एक और चीज़ देख लीजिए, ये वाला भी सी कंडीशन, इसमें क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है? जो लाइन होता है को इंसिडेंट करता है, मतलब ये लाइन एक दूसरे पर चढ़ जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। तो तीनों कंडीशन आपने देख लिया, a1/a2 वाला, ये भी a b c, तीनों कंडीशन को देख लिया, तीनों का मतलब भी समझ गए। एक क्वेश्चन इससे जरूर देखने को मिल जाएगा आपको टर्म 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन डैश डैश रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। देखिए अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब बोल रहा है ये इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशियो में बांट देंगे। तो a1/a2 करिए तो 7/21 हो गया। उसके बाद b1/b2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 और यहाँ पर c1/c2 1/2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? 5/10 को 1/2 लिखे। अब एक एक करके चेक करते हैं। तो 7/21 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी 1/3 होगा। तो ये दोनों तो 1/3 मैच कर गया और यहाँ पे ये मैच नहीं किया। तो अभी आपको बताए थे कि क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में आंसर क्या होना चाहिए? ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया होगा अभी तक? चलिए आगे देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव के सॉल्यूशन। इसमें भी सेम चीज़ करना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप कर लीजिए 3/-6 करिए, ऊपर में करेंगे -5/10 और यहाँ पे हो जाएगा 7/7। अब एक एक करके आप इसको 23 में चेक कर लीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ भी हो जाएगा 1/2 माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 1/2 हुआ तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये बताए थे, इनकंसिस्टेंट में आपका आंसर नहीं निकलता है, कंसिस्टेंट में आंसर निकलेगा। तो वो लाइन कैसा होगा? तो वो लाइन जो होगा वो आपका या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो कोइंसिडेंट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब इसका आंसर तो पक्का निकलेगा, और जब आंसर निकलेगा तो इंटरसेक्ट होगा तो एक वन सॉल्यूशन हो गया, और अगर इसी में चढ़ गया, कोइंसिडेंट हो गया तो मेनी सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन तो निकला, तो दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन जरूर निकल गया। आगे देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन डैश एंड डैश ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। अब देखिए 25 में आपसे पूछ रहा है कि ये जो x इज इक्वल टू -4 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू -5, ये आपका ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफ में आपका किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका करेगा -4 -5 को। ठीक है,
आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट को कैसे लिखती है, तो इस तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले -4 लिख दिए, फिर -5 लिख दिए। छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग करते हैं, इसीलिए इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं कि मिस्टेक मत करिएगा, पहले x फिर y, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे 25 का आंसर आपको हम बता देते हैं, बी होना चाहिए राइट आंसर 25 का। 26 में देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू के डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अभी आपको बोले कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो, एक दूसरे पे चढ़ गया, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन हो जाता है इस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, मेनी कंडीशन के में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही ना होता है। तो इसको आप फुलफिल कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 26 में सेम काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -3/k, ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक आपको। उसके बाद क्या इज इक्वल टू 10/15, कंपेयर करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2k। देखिए इसको कंपेयर करिए, 2k हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -9, तो 2k इज इक्वल टू -9, समझ में आ रहा होगा। 2k इज इक्वल टू -9, तो k इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -9/2 आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, आपको बस समझते जाना है। आगे देखिए, इफ द लाइन गिवन बाय 2x प्लस इतना आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। अब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना होगा। तो इसका मतलब अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको भी आप ऐसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k/-5। अब k का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 हो गया, k यहाँ पर है और 3 हो गया, तो -10/3 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 पैरेलल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैसे होना चाहिए, x इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ होगा पैरेलल कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाइए, -2 कुछ यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे। तो इसका जो -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा -2 का ग्राफ, ठीक है। -2 का ग्राफ ये, तो ये किसके पैरेलल बन गया, ये बन गया y के पैरेलल। तो जब x इज इक्वल टू कुछ भी रखिए, x इज इक्वल टू a का बस ग्राफ बनाइएगा, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो 29 में आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। उसी तरह से y का बनाएंगे तो x के पैरेलल बन जाएगा। द ग्राफ ऑफ 4x इज अ लाइन। अब देखिए ग्राफ ऑफ 4x के बारे में इसका लाइन पूछ रहा है, 30 का क्या होना चाहिए। तो 30 का लाइन आप देखिए कि आपका ये कुछ 4x लिखा हुआ है, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, ठीक है। उसी x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू यहाँ पर 8। तो इस तरह से ये आपका लाइन जाएगा, समझ में आ रहा है। मिनिमम 2 पॉइंट से आप लाइन बना सकते हैं। तो क्या पैरेलल है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो दोनों हट जाएगा, परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, 30 का राइट आंसर। ग्राफिकली आप इजीली बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। आगे है, इफ इन द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y इज 6 देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन तो बोर्ड दे ही नहीं सकता है। ये भी मन में लगता है, हम लोग को भी लगता है कि अरे कुछ क्वेश्चन जब इजी आ जाता है तो मन में लगता है कि इतना सिंपल तो क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है, क्यों दे रहा है। तो ये सब पे मत जाइएगा, आप अपना आंसर बनाइएगा, दे सकता है उस भाई बोर्ड है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर y का वैल्यू 6 डाल दीजिए। तो y का वैल्यू 6 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 2 × 6, यहाँ पे हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x और प्लस 12 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा राइट आंसर। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन डैश इज। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो 32 का ग्राफ कैसा बनेगा, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कुछ वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे कि x का वैल्यू 0 रख दिए तो ये टर्म हो जाएगा 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 5 आ जाए। तो उस तरह से आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाइए इस तरह से, और यहाँ पे x का वैल्यू रखिए और यहाँ पे y का वैल्यू रखिए, और ये चीज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाइए, ठीक है। उससे आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ पुट करते जाएंगे तो उससे आपको इजीली आंसर निकल जाएगा कि ये लाइन कैसा बनेगा। तो ये लाइन बेसिकली जो दोस्तों 32 में जो लाइन बनेगा ये आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन, और सिंपल क्वेश्चन भी है कि आप एक चीज़ बात समझिए कि
ये जो लीनियर इक्वेशन का जो लाइन बनता है वो तो स्ट्रेट ही बनता है। रहा बात वर्टिकल बनेगा कि हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल बनने के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, वर्टिकल बनने के लिए आपका x इज इक्वल टू ए होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल बनने के लिए y इज इक्वल टू ए होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आशा हैज़ ओनली ₹1 and ₹2 coins with her if the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is इतना, the number of coins respectively। अब बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वेशन बना करके देखेंगे तो जल्दी बनेगा आपका आंसर कि ₹1 का जो कॉइन है एक ₹2 का कॉइन है, दोनों मिल करके कितना बन रहा है, दोनों मिल करके 50 कॉइन्स बन रहा है। तो मान के चलिए इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं, तो x प्लस y कितना हो गया, 50 कॉइन्स हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू के बारे में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर x का तो ₹1 ही वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, ₹2 है, और दोनों का वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। अभी आपको इसका सॉल्व करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इसको यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो इसका इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद इसको माइनस करके सॉल्व कर दीजिए, माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो -y हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -25 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस हटा तो y इज इक्वल टू 25। समझ में आ रहा है, तो बस सिंपल सॉल्व करना है। तो ये 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों 25 होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर्स एज इज 6 times हिज सन 4 years hence द एज ऑफ फादर विल बी 4 times हिज सन, द प्रेजेंट एज आपको निकालना है। जब भी एज का क्वेश्चन दे सबसे पहला काम करेंगे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज से काम करेंगे। तो प्रेजेंट एज जो होगा उसका फादर का ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा x, और इसका सन को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 साल बाद अब एक कहानी जो सबसे पहला लिखा है वो लिखा है कि फादर का जो एज है वो 6 times हिज सन है, पहला बात तो लिख दिए, कोई दिक्कत। दूसरा पूरा 4 साल बाद का कहानी, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, इसका एज तो 4 साल बढ़ जाएगा, भाई बेटा का भी एज 4 साल बढ़ जाएगा, ये तो बस छोटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब 4 साल बाद का कहानी क्या बोल रहा है, 4 साल बाद इसका जो फादर का एज है वो इसका बेटा का एज से क्या है, 4 गुना है। तो ये बेटा का एज से क्या होगा, 4 गुना, तो बेटा का एज y + 4 था 4 साल के बाद, उससे 4 गुना उसका पापा का एज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x - 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 6y है, तो 6y को बस यहाँ पे रख देंगे, तो 6y - 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखिए बेटा का एज जो 6 है तो उसका फादर का एज कितना होना चाहिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 6y है, तो जब बेटा का एज 6 है तो उसका फादर का एज 36 होना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, राइट आंसर सी। तो जब भी एज वाला हो तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, 4 साल बाद बोला तो 4 साल प्लस करेंगे, 3 साल पहले बोला तो 3 साल माइनस करेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स of a triangle are x, y and 40 डिग्री, the difference between the two angle is यहाँ पर 30 डिग्री। अब बताइए x, y का वैल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता होगा कि x + y + 40 डिग्री कर देंगे तो ये तो 180 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x + y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। ये पहला बात हो गया। एक और कहानी लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज 30 डिग्री, तो x और y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2x हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 170 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर x इज इक्वल टू 85, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 55। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाना था, इजीली आंसर बन जाएगा। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 एंड 80, देखिए ये 85, एक तो आपका होगा 55, दूसरा हो जाएगा 85। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 55 और 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगल हो जाएगा इतना,
देखिए डिफरेंस बोल रहा है, तो आपको ये पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको तो ये नहीं पता है, इसीलिए एक तो 55 होगा, दूसरा 85 होगा। हो सकता है y बड़ा हो सकता है x बड़ा हो, तो इससे आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ऑफ ए साइड इट्स एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3/4 बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे नॉर्मल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर जब इक्विलेटरल का बात करें तो √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? एक का मतलब होता है साइड। आगे देखिए, इन अ स्क्वायर ऑफ साइड इतना डायगनल। अब देखिए एक स्क्वायर है, उसका साइड है 10 10 10 10। अब बोल रहा है इसका डायगनल क्या होगा, तो ये डायगनल होता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, आपका ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। तो क्या करेंगे? h² = p² + b²। कोई दिक्कत? ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर p² 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका h का स्क्वायर। तो जब h को निकालेंगे तो √ओवर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो 200 आपका राइट है, यहाँ पे 200 यहाँ पर हो जा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका √2 10 आ जाएगा आंसर, √2 10 आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 का रूट निकालेंगे 10 हुआ, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 को रूट में ही छोड़ देंगे। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 10√2। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इतना, ब्रेथ इज इतना, डायगनल। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेंथ दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डायगनल। सेम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करे, 6 का स्क्वायर करे, दोनों को ऐड किए तो 100 हो गया, और जब रूट निकाले तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ये आपका कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल लिए। आगे देखिए, इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, AB/DF इतना दिया हुआ है। तो अब बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल इसमें राइट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा कि ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन इसको लिखने समय आपको कुछ ध्यान में रखना है। बातें क्या ध्यान में रखना है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें इसको लिखने के से पहले आपको बेसिकली करना क्या है, चेक करना है कि AB और DF के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में देखिए AB और DF मैच कर गया, वेरी गुड। यहाँ से AC उठाए तो यहाँ से DE उठाए, तो यहाँ से देखिए AC उठाए तो DE उठाए, वेरी गुड। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे BC लेते हैं तो यहाँ पे FE होना चाहिए, तो यहाँ BC लिए तो FE। तो हमेशा आपको मैच करना है, ABC यहाँ पे DEF है, तो कैसे मैच करेंगे? अगर यहाँ से फर्स्ट 2 लिए तो यहाँ से फर्स्ट 2 लेंगे, अगर ये दोनों लिए तो ये दोनों लेंगे। इस तरह से मैच करिएगा, अगर मैच कर रहा है तो वही सबसे राइट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप जैसे मन वैसे लिख दीजिएगा वो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से लिखना होता है कि ये सामने वाला ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इस तरह से आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इन ट्रायंगल BAC 90 डिग्री AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो परपेंडिकुलर है BC के, तो क्या ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। देखिए थ्योरम का क्वेश्चन है, थ्योरम तो नहीं आएगा आपको प्रूव करना, लेकिन आपको आंसर तो मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, BC × BD = AD का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका परपेंडिकुलर हुआ है तो उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, BC × BD। ठीक है, BD × CD, तो BD × CD। समझ में आ गया क्या करना होगा 40 में। तो ये थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम याद रहना चाहिए। आगे है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली इफ PQ इज इतना AB बताइए। अब देखिए पेरीमीटर बोल रहा है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 60 और 36, तो 60 और 36 को क्या किया आप, इसका रेशियो निकाले, तो रेशियो निकल गया आपका 5/3। कैसे निकला, 12 के टेबल में 3 बार में, 12 के टेबल में 5 बार में, तो 5/3 हो गया। अब यही रेशियो में इसका साइड भी होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका साइड भी तो यही रेशियो में होना चाहिए। तो इसका मान के चलिए साइड है, एक AB है और दूसरा साइड क्या हो जाएगा 9 है, तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो अब ये चीज़ यहाँ पर गया, मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45/3, 9 45/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या किया, 45/3 यहाँ लिख दिए, = AB लिख दिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे निकाले? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो रेशियो में होगा, उसका जो साइड होगा वो भी रेशियो में होगा। तो इस तरह से आप रेशियो में इसका आंसर निकाले तो ये आपका 15 राइट आंसर आ गया। आगे एक और क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरियाज। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल मान के चलिए हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल है AB और C। क्या बोल रहा है यहाँ पे? D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC के मिड पॉइंट पे कौन है? D है। और AB के मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर है आपका पैरेलल जो लाइन खींचे है ये आपका हो जाएगा E। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि एरिया निकालना है। ठीक है, रेशियो ऑफ द एरिया ABC टू BDE निकालना है, ABC से BDE का निकालना है। तो जब आप निकालिएगा तो आपको पता है एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ ABC, देखिए निकाले हम लोग ABC और BDE का निकालेंगे, BDE का निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप साइड का हम लोग स्क्वायर करते हैं पता है, तो नीचे में अगर हम लोग BD का स्क्वायर लिख रहे हैं तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं? 2BD का स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछेंगे क्यों 2BD इसलिए क्योंकि ये जो D है ये मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BC की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 बार BD लिख देंगे। तो ये आपका लिख देंगे 2 बार BD, समझ में आ रहा है? उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4:1 राइट आंसर, 4:1 राइट आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से निकाल रहे हैं? निकालने का तरीका बस आप इसको समझ करके रखिएगा। आगे का देखिए, इफ़ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज़ 4:25 देन द रेशियो ऑफ द एरियाज़ का रेशियो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। पूछेंगे कैसे? देखिए 4:25 इसका पेरीमीटर का दिया हुआ है तो एरिया भी इसी रेशियो में जाएगा, इसी रेशियो में जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? स्क्वायर किए तो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 और 25 का हो जाएगा 625। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल L है इतना, N है इतना और ये दो ट्रायंगल सिमिलर, आपको क्यों निकालना है? देखिए ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। करना क्या है, ये एक ट्रायंगल है LMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। आपको निकालना है Q और यहाँ पे दिया हुआ है L दिया हुआ है 50, N दिया हुआ है 60। अब आपको हम बताए थे एक दूसरे से मैच करता है, तो L किसका मैच करेगा? P का, N मैच करेगा R का, तो Q किसका मैच करेगा? M का। तो सबसे पहले आपको M निकालना होगा, उससे आप Q निकाल सकते हैं। ठीक है, तो M कैसे निकालेंगे? 50 + 60 + M इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, अब 60 और 50 कितना हो गया? 60 और 50 आपका हो गया बिल्कुल राइट आंसर है, 110 हो गया, 180 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे M के लिए, तो M माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 70 डिग्री आप समझिए कैसे निकाले। M जो है वो Q के बराबर है, तो LN दिया हुआ है, पहले M निकाल लेंगे, Q को निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है कि कौन सा राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? 45 में ध्यान से देखिएगा तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है आपको कि जो सबसे पहले तो राइट आंसर आप देखिए C है। अब C कैसे होगा पहले आप हम उसको समझाते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ED और x/y जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं? सिमिलर ट्रायंगल के लिए x/y को आप क्या लिख सकते हैं? a/a + b लिख सकते हैं। देखिए x/y, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो छोटा वाला ट्रायंगल का x लिए तो यहाँ y लिए, छोटा वाला ट्रायंगल का हम क्या ले लिए? a लिए, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का लिए क्या लेंगे? a + b लेंगे। समझ में आ रहा है? a + b ले लेंगे। अब देखिए a + b ले लिए तो इससे आप क्या निकल जाएगा? x इज इक्वल टू अब ay/a + b। ईजी क्वेश्चन था, बस ध्यान देना था कि करना कैसे है। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो x/y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a/ ये कंप्लीट बड़ा वाला, तो बड़ा वाला के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? a + b लिख देंगे, तो इससे आप राइट आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2, 3
फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो 46 का देखिए एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जब आपसे पूछेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को लिख दीजिएगा, वाई कोऑर्डिनेट को लिख दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन इतना, और अगर आपको इसी से क्वेश्चन अगर रिलेटेड पूछ देता कि फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम अगर वाई एक्सिस पूछता तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को लिख देते। समझ में आ गया। अगर डिस्टेंस पूछेगा एक्स एक्सिस तो वाई लिखेगा, अगर डिस्टेंस पूछेगा वाई एक्सिस से तो एक्स वाले को लिख दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए 47 में निकालेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहेगा 4 - 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 - 4 का स्क्वायर किए, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, √9 + 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व किए 9 + 16, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा √25, आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ गया कैसे निकाले, 4 - 1 उसके बाद 0 - 4 का स्क्वायर करते गए, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप डायरेक्टली 47 का आंसर निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से जब भी आपका डिस्टेंस पूछेगा तो आपको करना क्या है, सिंपल है, ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस पूछेगा आप लिखिएगा √अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ओरिजिन से पूछेंगे तो एक बार तो आपका यहाँ पर अल्फ़ा -0 हो जाएगा, एक साइड से का स्क्वायर कर देंगे, उसी तरह से बीटा -0 का स्क्वायर होगा, इस वजह से यहाँ पर हम लोग का 0 का कोई वैल्यू नहीं बनता है। तो जब भी ओरिजिन से पूछेगा आपको करना क्या है, सिंपली उसी चीज़ का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्ट कोऑर्डिनेटली। अब देखिए ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में इसको मार्क करिएगा। एक लाइन है 3 - 1 और ये हो जाएगा -6 5। अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो है ये उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट में बांट रहा है, तो ये आपका मान चलिए P है, ये Q है, ये आपका हो जाएगा A और B। अब 3 पार्ट में बांट रहा है तो हमको ये वाला पार्ट को निकालना है, तो B वाला को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब 3 पार्ट में बांट रहा है तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये आपका 2:1 में हो रहा है। देखिए तो 2:1 में हो रहा है, ये 2 ये 1, तो 2:1 में हो रहा है। तो अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला आपका कहता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, y के लिए क्या लिखेंगे, m1y2 + m2y1 / m1 + m2, इससे y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इससे कैसे निकालेंगे, अब चलिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किए -6 से, +1 को मल्टीप्लाई किए 3 से, अब क्या करेंगे 2 + 1 कर दिए, यहाँ सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और जगह यहाँ बचा है, इसको करेंगे 2 को मल्टीप्लाई किए 5 से, और यहाँ पे +1 को मल्टीप्लाई किए -1 से, यहाँ भी 2 + 1 कर दिए। दोनों साइड का जब आप आंसर निकालिएगा तो एक इधर हो जाएगा -9/3 और यहाँ हो जाएगा 9/3। जब आंसर निकलेगा तो -3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3 और 3। निकालने का तरीका समझ में आया, सेक्शन फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। द लाइन 3x + y - 9 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 एंड इतना इंटरनली इन द रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस रेशियो में ये निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 50 में कि ये जो लाइन है ये आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है 13, यहाँ पर पॉइंट है 27, एक लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इस लाइन को डिवाइड करता इंटरनली। ठीक है, अब किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि ये कोई पॉइंट है C, इसको K:1 में कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं K:1 में कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला से लाएंगे KX2 + X1, यहाँ पे K + 1 हो जाएगा, KY2 + Y1,
k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1/k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 7k प्लस 3k प्लस 1, यहाँ से आया आपका -9 इज इक्वल टू 0। क्या किए हम लोग, यहाँ पर इसमें हम लोग इसको पुट कर दिए हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है उस पर हम क्या किए, पुट कर दिए x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू निकाल करके इसको पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 -9 -9k इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हो जाएगा आपका, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। इसी का मतलब हो जाएगा 3:4। समझ में आ गया किस तरह से निकाले, तो 3:4 इसको, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इफ़ a/3/4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -6 और 5 का मिड पॉइंट है। ठीक है, -6 और 5 -2 और 3 का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है कौन है, a/3 और 4। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 51 में देखिए मिड पॉइंट है तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -6 -2/2 कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए 5, यहाँ पर हो गया +2/2, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो -4 और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a/3 को हम कर दिए -4 से कंपेयर, तो a हो जाएगा आपका -12। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा -12, 51 का C। आगे का क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना इज़ 5, द वैल्यू ऑफ x इज़। अब डिस्टेंस दिया हुआ है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस आपका 52 में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला से पहले तो डिस्टेंस निकालिए। x -3 को क्या किए, स्क्वायर लगाए, प्लस -1 -2 का स्क्वायर किए। ये आपका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कि डिस्टेंस फार्मूला में आपको आंसर 5 आना चाहिए। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, x² -6x प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, और अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x² -6x -7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा इजीली राइट आंसर। इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटअप करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटअप करिएगा तो x -7 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x या तो आपका x7 होना चाहिए या तो आपका x -1 होना चाहिए। तो 7 या तो -1 होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, करना क्या है, प्रोसेस याद रखिए, आंसर याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं मैथ में, आप प्रोसेस याद रखिए कि कर कैसे रही है। तो करने का प्रोसेस बिल्कुल याद रखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालने आपको बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ओरिजिन से निकालेंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस देन व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या होना चाहिए। अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे पहले निकालेंगे फिर। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, यहाँ पर आप डिस्टेंस फार्मूला निकालिएगा तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 54 का आप क्या करिए, डिस्टेंस फार्मूला निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला पे जब पुट करिएगा तो आपका ईजिली आ जाएगा 25 इज इक्वल टू √9 प्लस k का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू हो जाएगा +-4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +-4। तो देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कंसेप्ट की, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, कौन सा कंसेप्ट वहाँ लगाना है। द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, x एक्सिस इसको कहाँ पर करेगा, x एक्सिस इसको किस जगह पर ये क्या करेगा, सेगमेंट को ज्वाइन करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 0 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 - 3 प्लस m2 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2 कर दिए,
उसके बाद अब आप इसको बस सॉल्व करते चलिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते चलेंगे तो आपका राइट आंसर ईजिली आ जाएगा। तो 3m1 यहाँ पर -3m1 हो गया प्लस 6m2 इज इक्वल टू 0, 6m2 इज इक्वल टू 3m, और यहाँ से आपका आ जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये सारे कंसेप्ट को बस आपको ध्यान में रखना है, तो ये आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बस ध्यान में रखना है, जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ताकि आप इसको अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा पसंद आया, क्या कुछ इसमें कमी थी। आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।